हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस 2.2। चलिए फ्रेंड्स, पीवाईक्यू के सेशंस में हम अगले पीवाईक्यू को लेने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का है और इसमें हम आज चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पैडागोजी सेक्शन के सारे क्वेश्चंस की प्रॉपर एनालिसिस के साथ सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे इनकी एनालिसिस करके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशन में एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, उसके बिहाइंड द रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या होगा। तो ऐसे सारे ऑप्शंस को समझने का प्रयास करेंगे। आइए, क्वेश्चंस आपका रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा जो विकल्प होगा वो पर्यावरण और वातावरण दोनों, बात करें अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों का योग है, दोनों का रोल होगा। तो आइए इस ऑप्शंस की ओर बढ़ेंगे। ऑप्शंस आप देखोगे कि क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। फर्स्ट वन ऑप्शन है, सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय certain aspect of development are influenced by heredity and environment। भाई केवल कुछ ही एस्पेक्ट, विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का गुणनफल होते हैं। नेक्स्ट वन है, चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म कंप्लीटली बाय द जीन्स। एक बच्चे की सारी जो सीखने की क्षमता होगी वो जीन्स द्वारा प्रभावित होगी। गुड केयर्स एंड न्यूट्रिशन डाइट कैन फाइट ऑफ डिसऑर्डर अ चाइल्ड्स बोर्ड। एक बच्चे की जन्मजात विकार जो है वो प्रॉपर डाइट से दूर होगी। या एनवायरनमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शंस ऐसे सही होंगे जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के गुणनफल की बात करते हैं। विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता द्वारा, जबकि कुछ पहलू बेसिकली वातावरण या पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होगी। तो राइट वन ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत पियाजे सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कांट बी एट्रीब्यूटेड बाय द पियाजेज थियरी। तो ऑप्शंस आप देखेंगे, डेवलपमेंट अकर्स इन द क्वालिटेटिव स्टेज। भाई विकास गुणात्मक चरणों में होता है। चिल्ड्रंस कॉन्स्ट्रक्ट एंड यूज द नॉलेज अबाउट दियर वर्ल्ड। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, उपयोग करते हैं। लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। भाई निरंतर अभ्यास से ही अधिगम होता है। और अगला ऑप्शन है, चिल्ड्रन एक्ट ऑन दियर एनवायरनमेंट। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? भाई अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, चिल्ड्रंस आर अ नॉलेज बिल्डर। जो बच्चे होंगे वो ज्ञान के निर्माता होते हैं, वो लिटिल साइंटिस्ट भी उन्हें कहा गया है। तो राइट वन ऑप्शन होगा, चिल्ड्रन कॉन्स्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण का उपयोग करते हैं। राइट वन ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। आइए इसी क्रम में अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशंस ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था की जो बात करें, संक्रियात्मक अवस्था पूर्व क्रियात्मक या संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। जिसपे सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शंस देखिए, टेंडेंसी टू कॉन्क्रीट, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, जो प्रतीकात्मक विचार का विकास। ईगोसेंट्रिज्म या इरिवर्सिबिलिटी, अनुत्क्रमणीयता। तो हम बात करें ईगोसेंट्रिज्म, जो इन्फेंसी स्टेज है, शैशवा अवस्था में बच्चों में इन ईगोसेंट्रिज्म होता है और ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं होता। तो ये इज द राइट ऑप्शन होगा। सीमा नहीं है पूछा है तो ईगोसेंट्रिज्म इसकी सीमा नहीं होगी। आइए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तेजी से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज के सेशंस में और इस तरीके से आप पाएंगे कि आपने 30 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किया, ऑप्शंस क्या होंगे, सही रीजंस क्या लिए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें। प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट। के अलावा निम्न कारणों में खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई इससे होगा क्या? ऑप्शन क्या है?
दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, वह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। इट इज जस्ट अ प्लीजेंट वे ऑफ स्पेंड टाइम, यह एक समय बिताने का सुखद तरीका है। या दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज देम, वे नए कौशलों को हासिल करेंगे और सीखेंगे। के अलावा पूछा है भाई, इसके अलावा बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? तो युवा बच्चे खेल से शरीर में निपुणता प्राप्त करेंगे, ये सही है। इंद्रियों को भी उत्तेजित कर सकते हैं और ये समय बिताने का एक सुखद तरीका, नए कौशल को हासिल करेंगे, सीखेंगे और उनका उपयोग करेंगे। ठीक है, कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, ये सही है। देखिए, समय बिताने का सुखद तरीका नहीं, इट इज जस्ट अ प्लीजेंट वे ऑफ स्पेंड टाइम, इसके अलावा और ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चंस ऐसे हम केयरफुली पढ़ेंगे और इसके सही ऑप्शन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। आइए, तो आपके जो थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन रहेगा, ये विकल्प पूरे तरीके से सही जाएगा। आइए इसी क्रम में हम 5th नंबर का क्वेश्चन देखें और इसके ऑप्शंस बताने की कोशिश करिए। चलिए भाई देखेंगे, आप लोग क्वेश्चन एक बार केयरफुली पढ़िए और ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आप केयरफुली पढ़ोगे तो क्वेश्चन में जो है आपका क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट्स चिल्ड्रंस टू थिंक क्रिटिकली। भाई निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के सीखने के लिए आमंत्रित करता है, गंभीर रूप से सीखने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शंस है, डू यू नो द आंसर्स टू दिस, भाई क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, ये इस तरीके से सोचने के लिए आमंत्रित करेगा। व्हाट इज द राइट ऑप्शन, इसका सही जवाब क्या है? कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन, क्या आप इस स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? या बात करें व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच आर कैन बी सॉल्व विद दिस, विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल करते हैं? तो ये ऑप्शन सही होगा, जहां बच्चा क्रिटिकली थिंक कर पाएगा, आलोचनात्मक तरीके से सोच पाता है। तो राइट वन ऑप्शन आपके ये होंगे। आइए इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेंगे और इस तरीके से आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, कैसे आप सही ऑप्शंस की ओर पहुंचोगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? भाई लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट्स, रैंकिंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेबलिंग स्टूडेंट, प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी ग्रुपिंग, थिंकिंग। तो राइट वन ऑप्शन क्या होगा, सही विकल्प होगा लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड और कोऑपरेटिव लर्निंग, करके सीखना, परियोजना विधि से सीखना और सहयोग करके सीखना। तो ये ऑप्शन आपके फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चंस लेते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन एजुकेशन इज इट्स लाइफ। भाई अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा स्वयं ही जीवन है। भाई शिक्षा स्वयं ही जीवन है, इनके राइट ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शंस अगर आप देखिए तो फर्स्ट वन ऑप्शन है स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यूअस एज पॉसिबल। भाई जो स्कूली शिक्षा है वो यथा समय संभव लंबे समय तक जारी रखनी चाहिए। स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रंस कैन लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। नेक्स्ट वन है एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। या नेक्स्ट वन है लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर, जीवन शिक्षक सच्चा शिक्षक है। तो राइट वन ऑप्शन क्या होगा, लाइफ इज अ ट्रू एजुकेटर। जो जिंदगी सिखाती है ना हमें, वो किताबें स्कूल कॉलेजेस नहीं सिखा पाते। लाइफ इज अ ट्रू एजुकेटर, जीवन एक सच्चा साथी है, जो कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, जीवन ही शिक्षा है। तो इस तरीके से या शिक्षा ही जीवन है, इसी को एक्सप्लेन करती है। आइए इसी क्रम में अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। नेक्स्ट वन क्वेश्चन लॉरेंस कोहलबर्ग की थियरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी। कोहलबर्ग थियरी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसे माना जाता है? ऑप्शंस आप लोग केयरफुली पढ़िए।
His theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity. भाई उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया है। The theory has been elaborate testing procedure. इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। It establishes a clear relationship between moral reasoning and action. यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच के संबंध को स्थापित करता है। या his belief is that children are moral philosophers. उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होंगे। राइट वन ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूछा है इस सिद्धांत के रूप में, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है? भाई जो संज्ञानात्मक परिपक्वता है वो नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन करेगा, विस्तृत परीक्षण करेगा, नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच स्पष्ट संबंध बताता है, ये ऑप्शन सही होगा। इट एस्टेब्लिश अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड मोरल एक्शंस, इन दोनों के बीच संबंध बताएगा। थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन होगा। आइए इसी क्रम में अगले क्वेश्चंस को लेंगे, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू, क्वेश्चन है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, उस चरण को जब विकास अधिकतम सीमा पर हो। द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी ले। A contest in which children can almost perform a task on their with the right level of support, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। The point in learning when support can be withdrawn, उससे सीखने के बिंदु को जब सहयोग किया जा सके। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिलेटेड है द पॉइंट इन लर्निंग एंड सपोर्ट कैन बी विथड्रॉन, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग को वापस ले लिया जाता है। क्लियर? तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। फोर्थ आपके ऑप्शंस बिल्कुल सही होंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चंस जो है काफी इंपॉर्टेंट भी है। एन एंड्रोगाइनस पर्सनालिटी, एक उभय लिंगी व्यक्तित्व। एंड्रोगाइनस पर्सनालिटी रिफर्स टू द मैन विद फेमिनिन ट्रेट्स, भाई स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। हैज अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसीडर्ड मस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री का समायोजन है। टेंड्स टू बी एसेसिव एंड एरोगेंट, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। adheres to stereotypical gender roles prevalent in the society, समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग का अनुपालन करता है। भाई उभय लिंगी जो व्यक्ति होगा वो किससे संदर्भित होगा? स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करेगा। एंड्रोगिनस पर्सनालिटी एक समाज में प्रचलित जो रूढ़वादी लिंग भूमिका है इसका ये पालन करेगा। तो ये ऑप्शंस आपके सही होंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जो एंड्रोगिनस पर्सनालिटी होगी, उभय लिंगी जो पर्सनालिटी है, इसी पर बेसिकली ये बेस्ड होगी। तो जो राइट वन ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे? यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट को। क्लियर है ना? तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसी क्रम में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या रहेगा, और इस तरीके से हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस क्या होगा बेसिकली? अगले क्वेश्चंस की ओर हम अगर आगे बढ़ें तो ये देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस देखें तो इसी क्रम में अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। चिल्ड्रंस एक्वायर जेंडर रोल थ्रू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? मीडिया के द्वारा, सोशलाइजेशन के द्वारा, कल्चर के द्वारा, ट्यूटरिंग के द्वारा। भाई बच्चे अलग तरीके से जेंडर भूमिकाएं कब ग्रहण करते हैं? जब वो सोशलाइजेशन होंगे। तो इसको छोड़कर, बच्चे जब सोशलाइज्ड होंगे, इसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा, या बेसिकली
संस्कृति की बात करें तो कल्चर भी अफेक्ट करेगा जेंडर को, मीडिया अफेक्ट करेगी, ट्यूटरिंग भी होगा। तो जो राइट वन ऑप्शन होगा वो सोशलाइजेशन है। समाजीकरण भी ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर सारे जेंडर को प्रायोरिटी दी जाएगी। बेसिकली जो राइट वन ऑप्शन होगा वो सोशलाइजेशन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चन आपका है, वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन, वन ऑफ द क्रिटिक्स स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में यह है कि दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड देयर फॉर बायस्ड, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति प्रतिनिधि करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। द टेस्ट कांट बी एडमिनिस्ट्रेटिव और लार्ज पॉपुलेशन, यह परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं कर सकते। या दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड्स एबिलिटी, या बच्चे की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देता। तो भाई बेसिकली बात करें जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा वो मुख्य रूप से संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, इसलिए पक्षपाती होंगे। ए इज द राइट ऑप्शन होगा, ए विकल्प सही होगा। आइए इसी क्रम में अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, ये क्वेश्चन आपका रहेगा, एका अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है। ऑप्शंस देखोगे, इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सीलरेटेड, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। इंटेलिजेंस कैन बी द सेवरल काइंड्स, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। या इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो राइट वन ऑप्शन क्या होगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी कहती है कि जो इंटेलिजेंस होगी कई टाइप की होगी। इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स, ये ऑप्शन सही होंगे। आपके जो वी विकल्प होंगे वो पूरी तरीके से सही है। क्लियर है भाई। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चंस आपका क्या रहेगा, अगले क्वेश्चंस को आप केयरफुली पढ़िए और ऑप्शन बताने की कोशिश करें। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग करता है। ऑप्शन क्या है, नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, वही भाई बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में सहायक है। नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड्स एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली, बच्चे के सीखने की ज़रूरतों को जानने के लिए उनके अनुसार शिक्षण रणनीति को तैयार करने में करेगा। एसेस चाइल्ड्स परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल्स एंड इन हियर देयर परफॉर्मेंस, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने, उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने। या हम नेक्स्ट वन देख लेंगे और इस तरीके से ऑप्शंस देखिए, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में हेल्प करेगा। तो ये क्या होगा, राइट वन ऑप्शन है कि नो लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड सिलेक्ट द लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रैटेजीज, बच्चे के सीखने की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षण रणनीति को परिवर्तित करना, चेंज करना, उस पर चर्चा करना, ये बेहतर सही होगा। सही है, तो ये ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे। क्लियर ना, प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानना ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो बी इज द राइट ऑप्शन होगा। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे और इस तरीके से ये सारे जो ऑप्शंस होंगे क्वेश्चन कैसे करेंगे आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चंस पूछा जाता है ऐसे ही तरीके से, टॉपिक इन्हीं सबसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कॉन्सेप्ट वही है घूम फिर के, और लैंग्वेज में थोड़े चेंज आते हैं तो हमसे गलतियां भी होती है। कई हमें शब्दों का ध्यान रखना होता है, कई पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स हैं उनको भी हम ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, और इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रॉपरली करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ, और अगले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि आपका नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या रहेगा। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। भाई इवोल्यूशन आपके सिलेबस में है, जिसमें हम बात करेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किससे संबंधित होगा। ऑप्शंस आप लोग केयरफुली पढ़िए तो सही विकल्प पे आप पहुंच पाएंगे, सही तरीके से ऑप्शंस को आप बता पाएंगे कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्लियर है।
आइए हम ऑप्शंस लेंगे। ऑप्शंस की बात करें तो जो सही विकल्प है वो कौन सा होगा? क्लियर? सही विकल्प की बात करें, इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 9 इन इंडिया। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा लाया गया। इट इज़ अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये भी सही है, ये भी सही है। इट फोकसेज ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, या इट इज़ यूजफुल टू लेबलिंग चाइल्ड सो पुअर और इंटेलिजेंस। यही ऑप्शन रॉन्ग होगा, ये भी सही होगा, नहीं पूछा गया है। तो लास्ट इज द राइट ऑप्शन। यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। असेसमेंट का बिल्कुल ये मीनिंग नहीं है जहां पर हम चाइल्ड को लेबल्ड करें कि ये बच्चा पुअर है, इंटेलिजेंट है, ये मॉडरेट है, ऐसे हमें लेबल्ड नहीं करने हैं। एनसीएफ पूरी तरीके से इसे डिनाई करती है। तो ऐसे ऑप्शंस को पूरी तरीके से ये नहीं के संबंधित ये सही ऑप्शन होंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जो राइट वन ऑप्शन है, सही विकल्प है, वो कौन सा रहेगा। आइए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 16th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिफ्टेड इन चाइल्ड्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। बच्चों में प्रतिभाशालिता किसके कारण हो सकती है? भाई एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया है। इज अ रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट, एक संसाधन समृद्ध वातावरण है। अ सक्सेसफुल पेरेंट्स, सफल माता पिता, या डिसिप्लिन्ड रूटीन, एक अनुशासित दिनचर्या। तो जो राइट वन ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बच्चों में प्रतिभाशालिता किसके कारण होती है? बच्चों में प्रतिभाशालिता बेसिकली हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का रोल होगा, बराबर रोल होगा। भाई जेनेटिकली भी इंटेलिजेंस इफेक्ट होगी, आईक्यू इफेक्ट होगा, और जो रिच इन्वायरमेंट दिया गया है वो भी तेजी से अफेक्ट करेगी। तो राइट वन ऑप्शन, एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अनुवांशिकता और वातावरण, ये दोनों का जो सबसे बड़ा रोल है वो चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बच्चों के विकास से ये संबंधित होगा। आइए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेंगे। और जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चंस कितने बेहतर तरीके से आपको कराए जा रहे हैं। आई होप आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, और इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज के सेशन में। चिल्ड्रंस कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड्स अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विच। क्वेश्चन आपका क्या है? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो टीचेज देम गुड बिहेवियर, भाई उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाते हैं। वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान को क्या करेंगे? मान्यता देते हैं और उनका उपयोग करते हैं। डिस्करेज द यूजेज ऑफ देयर लैंग्वेज सो दैट दे लर्न टू द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज, भाई उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित किया जाएगा ताकि वो मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। या कैटेगराइज चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, बच्चों की उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो सही ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन आप केयरफुली पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों के कक्षा के माहौल की आवश्यकता क्या होगी? भाई ऐसी आवश्यकता होगी कि वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, उनकी भाषाई और संस्कृति को ज्ञान को मान्यता मिले और उनका वो यूज कर पाए। तो ये सेकंड इज द राइट ऑप्शन होगा। दूसरा विकल्प पूरे तरीके से आपका सही होगा। क्लियर है? चलिए भाई, आप आई होप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चंस आई होप समझ आ रहा है भाई आप सभी को। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चंस लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। The intervention needed for creative and talented children in the classroom rests on, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करेगा? जो क्रिएटिव हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड्स हैं,
उनके लिए जो आवश्यक हस्तक्षेप होगा किस पर डिपेंड करेगा, यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बाय द टीचर, भाई शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशित तरीकों का उपयोग करना, गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, उन्हें अतिरिक्त समय देना, बीइंग अफेक्शनेट टुवर्ड्स देम, उनके प्रति स्नेही होने के नाते, या गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रंस, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देना। तो राइट वन ऑप्शन क्या होगा भाई, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप, भाई उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए, उनके प्रति स्नेही हो, अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, या शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों का उपयोग करे। तो जो हस्तक्षेप होगा वो क्या होगा, हस्तक्षेप यही है कि उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाए, तो ये हस्तक्षेप करना नहीं हुआ, स्नेही होना हस्तक्षेप नहीं हुआ, अतिरिक्त समय देना, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों का उपयोग करना, भाई कुछ अलग अलग तरीके से टीचर क्या करे, यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन मेथड बाय द टीचर्स, टीचर के द्वारा जो डिफरेंट टाइप के निर्देश दिए जाएंगे बच्चों को, वो बच्चों को हस्तक्षेप करेगा, उन्हें इंटरवेंशन करेगा, उन्हें चीज़ों को प्रभावित करेगा। तो ये ऑप्शंस जो आपके होंगे वो सही होंगे। आइए इसी क्रम में अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े और आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19th नंबर का क्वेश्चन रहेगा, Which one of the following ways is not a suitable way to help hyperactivity children? क्वेश्चन है not a suitable way to help hyperactivity children. क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। ऑप्शंस आप केयरफुली पढ़िए। भाई ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू ए स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, क्लियर, ऑफरिंग अल्टरनेटिव्स। क्वेश्चंस आप देखिए, जो अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। एक कार्य को छोटे प्रबंधकीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना, ऑफरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, या रिप्रिमेंडिंग देम ऑफन द बीइंग रीस्टेट्स। तो राइट वन ऑप्शन क्या होगा, जो बेसिकली ऐसे बच्चे जो ADHD वाले बच्चे, ऐसे बच्चे हैं ADHD बेसिकली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऐसे बच्चों में अवधान न्यूनता दोष कहते हैं, जो अटेंशन स्पैन जिनका कम होगा। तो राइट वन ऑप्शन क्या होगा, जिनका अटेंशन स्पैन कम है उनको किसी कार्य को करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में हम उन्हें ब्रेक करके दे दे, तो ये ऑप्शन सही होगा। ब्रेकिंग अप टू अ टास्क इनटू अ स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स, एक छोटे छोटे प्रबंधकीय खंडों में उन्हें तोड़कर दे दिया जाए, तो ये ऑप्शंस आपके सही होंगे। तो आपका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन रहेगा। समझ पा रहे हैं? आई होप आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन है, अलग अलग पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस हु और, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों को पहचान करते हैं जो डिसेबल्ड होंगे, डिसलेक्सिक होंगे, क्रिएटिव होंगे या रेसिलेंट होंगे। तो जो राइट वन ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही विकल्प कौन सा होगा। ऐसे बच्चे जो अलग अलग सोच वाले पैटर्न और उनकी पहचान कर लेते हैं, ये क्रिएटिव चाइल्ड्स कहलाते हैं, सृजनात्मक बालक कहे जाएंगे, जिनमें क्रिएटिविटी सृजनात्मकता होगी, जो नए नए अप्रोच तरीकों से चीज़ों को सीख लेते हैं, आसानी से समझ पाते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चंस आपका 21 है। जैसा आपको पता है हम 30 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली आपके 30 क्वेश्चंस के पूरे सेट लिए गए हैं। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वे in which a teacher can model problem solving for children in the classroom।
क्वेश्चन क्या कह रहा है बेसिकली, निम्न में से कौन सा शिक्षक द्वारा बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, जो समस्या समाधान विधि है, जिसमें कई सारे स्टेप्स हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में तो कई सारे स्टेप्स हैं जिनके बारे में प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी इसे कहेंगे। तो आइए देखते हैं जो राइट वन ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शंस देखिए, डिस्कस योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, भाई किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग समथिंग, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। यूज वोकैबुलरी लाइक थिंक आइडियाज ट्रायल्स एंड डिफरेंट आंसर्स, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग, या आस्क क्वेश्चंस विद कन्वर्जेंट आंसर्स, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। क्वेश्चन क्या है भाई, निम्न में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। भाई विशेष समस्या को हल करने के विचार प्रक्रियाओं पर वर्णन करना, ये तो पॉजिटिव है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदारी होना, सोच विचार परीक्षण विभिन्न उत्तरों जो शब्दावली का प्रयोग सही है, अभिसरण उत्तर वाले सही है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, में गलती करने में ईमानदारी दिखाना, वाइल सॉल्विंग सम थिंग्स, तो ये तो बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का वे नहीं हुआ। ये सही विकल्प कहाँ होगा आपका, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में तो सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, यहाँ पर गलती करने की हम ईमानदारी लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड नहीं कहलाएंगे। तो ये वह जो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन रहेगा, सही विकल्प बनेगा। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे और इस तरीके से जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी पर बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, निम्न में से कौन सा इमोशन है, कौन सा संवेग है। भाई स्मृति मेमोरी क्या कोई इमोशन है, फियर अटेंशन स्टिमुलस, तो राइट वन ऑप्शन क्या होगा। हम बात करें फियर, चीयरफुल, हंग्री होना, लव में आना, क्रोधित होना, बेसिकली एंगर होना, ये सभी क्या है, ये इमोशंस है, संवेग है। तो फियर जो है एक इमोशन, सॉरी ये फियर है एक इमोशन होगा, जो डर है वो एक प्रकार का क्या है, इमोशन है। क्लियर, डर एक प्रकार का क्या होगा, इमोशन होगा। तो जो राइट वन ऑप्शन अगर हम लिया जाए तो सही ऑप्शन आपके क्या होंगे, ये हो जाएंगे, फियर इज द राइट ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। क्वेश्चंस आप केयरफुली देखिए और आप लोग बताइए कि सही विकल्प कौन सा होगा। क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्या कुछ अप्रोच फॉलो करेंगे जिससे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने में मदद मिले। आइए इस तरीके से हम इन ऑप्शंस की ओर बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चंस आप अगर केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि सही विकल्प कौन सा होगा और इस तरीके से हम सही ऑप्शंस की ओर पहुंचेंगे। क्वेश्चंस आप देखिए, अ 3-year-old चाइल्ड एक्सप्लेन्स दैट मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन एट द मिल्क बूथ। क्वेश्चंस बेसिकली है, एक 3 साल का बच्चा जो कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन किया जाता है। तो बच्चे की जो समझ है उसे लगता है कि जो दूध होगा वो दूध बूथ से मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग, निम्न में से कौन सी बात ये बच्चे के समझ के सही स्पष्टीकरण को देगा। भाई ऑप्शंस देखिए, द चाइल्ड हैज अ वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड, बच्चे को दुनिया की बिल्कुल सीमित समझ अभी प्राप्त हुई है या अनावरण ज्ञान हुआ है। द चाइल्ड आंसर इज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ, बच्चे की जो अनुभव है वो अभी वो मिल्क बूथ से ही मिल्क खरीदने का जो उसका एक्सपीरियंस है वो है आपके पास। या हम बात करें अगला ऑप्शंस देखिए, इसी क्रम में नेक्स्ट ऑप्शंस देखकर हम सही ऑप्शंस देखेंगे। नेक्स्ट वन ऑप्शन है द चाइल्ड हैज नेवर सीन काउज, गाय ने मतलब बच्चे ने कभी गाय को नहीं देखा है। द चाइल्ड फैमिली डज नॉट ऑफर अ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, द चाइल्ड बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। तो ऑप्शंस अगर आप देखिए तो जो राइट वन ऑप्शन होगा
बच्चे को अगर ये अनुभव है कि दूध जो है दूध बूथ से आता है, तो वो क्या होगा, वो उसका एक एक्सपीरियंस है। द चाइल्ड आंसर्स इज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। एक बच्चे का एक अनुभव है कि जो दूध है वो दूध बूथ से आता है। तो ये इसका जो है राइट वन ऑप्शन होगा, सही विकल्प होगा। आइए इसी क्रम में अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। यहाँ पर टीचर्स के रोल की बात करता है ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ टीचर्स रोल। निम्न में से कौन से शिक्षक की भूमिका का उदाहरण होगा। टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन। एक कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाना है। अ टीचर शुड एड्रेस द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। भाई टीचर का काम केवल पाठ्य पुस्तक का पालन करना है। कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन द लीविंग इनफ टाइम टू रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। या क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस व्हाइल चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हों। तो राइट वन ऑप्शन क्या है भाई, शिक्षक की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण क्या होगा। राइट वन ऑप्शन है कि टीचर का जो यूज है वो कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन द लीविंग इनफ टाइम फॉर रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। भाई पाठ्यक्रम को समय से पूरा करने के साथ साथ उसे दोहराने के लिए जो पर्याप्त समय देना शिक्षक की एक सबसे बेहतर भूमिकाओं में से एक होगा। तो ये ऑप्शंस आपके पूरी तरह से सही होंगे और इफेक्टिव आंसर्स होंगे। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड होगा। अगला क्वेश्चन रिच एजुकेशन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम इनकरेज रिच लर्निंग। भाई निम्न में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शंस देखिए। अ क्लासरूम विद अ वैरायटी ऑफ मटेरियल डिस्प्लेड इन द क्लास बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रन सो दैट द मटेरियल लास्ट लॉन्गर। भाई वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। अ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन देमसेल्व्स एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुले हों और जिस दिन से किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अ क्लासरूम विद नियरली ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल कपबोर्ड बॉट आउट वंस अ वीक फॉर फ्री प्ले। अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए। अ क्लासरूम विद स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड लर्निंग ड्रिवन बाय द टेक्स्ट बुक कंटेंट। पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो सही ऑप्शन क्या होगा। भाई क्वेश्चन पूछा है समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित कौन करेगा। समृद्ध शिक्षा की बात करें तो वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, तो वो तो गलत होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, पाठ्य पुस्तक द्वारा संचालित संरक्षित योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। पहुंच से परे होने से बी ऑप्शन सही होगा। भाई वह कक्षा जिसमें ओपन एक्टिविटी हो, खुली गतिविधि हो, कोने में हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य रखे हुए हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सके, ऐसे ऑप्शन सही होंगे जहां बच्चों को प्रायोरिटी दी जाए, बच्चों को पूरी तरीके से इनको करने के लिए कहा जाए। तो ऐसे ऑप्शंस बेसिकली सही माने जाते हैं। ये विकल्प सही होगा आपका। आइए इसी क्रम में अगले क्वेश्चंस को लेंगे। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे कि राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, और इस तरीके से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए हम अगले क्वेश्चंस को लेंगे। क्लियर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम। निम्न में से कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंसेस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास। वह कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। दे मेंटेन होमोजेनिसिटी लर्निंग अक्रॉस अ स्टेट और द नेशन।
वह एक राष्ट्र या राज्य में निर्धारित अधिगम के एकरूपता को बनाए रखती हैं। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर्स एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दे फॉर्म द मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन रिसोर्स स्टाफ्ड कॉन्टेस्ट, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। भाई कौन सा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा उदाहरण है? पाठ्यपुस्तक बेसिकली एक संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ये तो ऑप्शन सही होंगे, तो राइट वन ऑप्शन यही है। दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड द रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लासरूम, वह कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक होंगे। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्स इट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अपनी समझ किससे प्राप्त करता है? तो जो NCF 2005 इज बेस्ड ऑन कॉन्स्ट्रक्टिव अप्रोच, ये रचनावादी विचारधारा पर, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म पर आधारित, ना कि बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म, कॉग्निटिव थ्योरी, इस पर डिपेंड नहीं है। बेस्ड किस पर है? कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट पर बेस्ड है। ये रचनावादी विचारधारा से संबंधित होगी। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से जो ये ऑप्शन होगा आपका, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले क्रम की ओर बढ़ें। अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? 28th क्वेश्चंस देखेंगे। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। द चिल्ड्रन इन अ चाइल्ड क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ, एक कक्षा में बच्चों को हम प्रेरित समझेंगे कब? दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म, वह अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल में आए। दे मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखे। ऑल आर रेगुलर इन अटेंडेंस, वे सभी उपस्थिति में नियमित हों। दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लासिफिकेशन फ्रॉम द टीचर, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए भी पूछते हैं। तो जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। क्लियर है? तो चलिए इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और इस तरीके से आप ऑप्शंस देखिए और बताइए कि सही ऑप्शन कौन सा रहेगा। क्लियर है भाई? आइए इसी क्रम में अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो ये ऑप्शन क्या होगा? बच्चे प्रेरित कब होंगे? वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वो अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल आते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? अगर बच्चे रेगुलर है, उपस्थिति में नियमित हैं, तो बच्चों में बेसिकली क्या होगी? मोटिवेटेड समझा जाएगा। थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन। भाई बच्चे प्राइमरी, इन द केस ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं वो स्कूल अगर नहीं आते या स्कूल आने में प्रॉब्लम होती है, इवन टीचर्स को भी कई बार घर तक जाकर बच्चों को लाने की नौबत आती है, जाना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो बच्चे होंगे वो प्रेरित नहीं है, मोटिवेटेड नहीं, स्कूल के प्रति, सीखने के प्रति लालसा, जिज्ञासा नहीं है उनमें। तो ये ऑप्शंस आपके सही होंगे। बच्चे भाई प्रेरित कब नहीं हैं? जब वो स्कूल नहीं आ रहे हैं। नियमित जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वो मोटिवेटेड हैं, वो सीखने पढ़ने के प्रति प्रेरित माने जाते हैं। तो ये विकल्प आपका सही जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चंस की एक एक करके प्रैक्टिस कर रहे हैं और पूरी तरीके से हम क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं भाई। तो आइए इसी क्रम में, बड़ा फास्ट हमने क्वेश्चन पेपर करवाया भी आपको। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आपका असेसमेंट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, निम्न में से कौन सा बच्चों में अधिगम के सुधार करने के लिए अधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शंस आप केयरफुली पढ़िए। रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्टेड, भाई नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन, शिक्षक को विभिन्न उदाहरण देने चाहिए और चित्रों का उपयोग करके व्याख्या करनी चाहिए।
ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लास, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री हो। टीचर्स शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों को बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे में अधिगम सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। बच्चे के जो लर्निंग इन्वायरमेंट है अधिगम सुधार करने में जो सबसे उपयुक्त होगा वो होगा टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, शिक्षक को वास्तविक जीवन परिस्थितियों में बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ये आपके राइट ऑप्शन होंगे, ये चौथा विकल्प आपका सही होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे और इस तरीके से क्लास आपको कैसी लग रही है आप लोग ये भी बता सकते हैं। चलिए भाई, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। इसी क्रम में अगले क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस प्रॉपर समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। 30th क्वेश्चंस रहेगा, द डिसिप्लिन विच हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग environment is of the kind which help। क्वेश्चंस आपका है अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये किस तरह से मदद करता है। ऑप्शन सही कौन सा है? चिल्ड्रंस टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग, भाई बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। टू क्रिएट साइलेंस, चुप्पी साधे रहने के लिए। टीचर्स टू गेट इंस्ट्रक्शन, शिक्षकों के निर्देश देने में। चिल्ड्रंस रोट मेमोराइज दियर लेसन्स, बच्चों को उनके पाठ को रटकर याद करने में। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? भाई ऐसा अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो वो क्या करेगा, बच्चों को अपनी शिक्षा की विनियमित करने में, रेगुलेशन में और मॉनिटरिंग करने में। चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर दियर ऑन लर्निंग, ये आपका राइट ऑप्शन होगा, जहां डिसिप्लिन सबसे मेन रोल प्ले करेगा ऐसी सिचुएशन पर। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चंस आपका बेस्ड है, आपके हम कुछ टिप्स दे देंगे जहां से आपको क्वेश्चन सही हो लगेगा। अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाए हैंड्स ऑन लर्निंग, हस्तपरक शिक्षा, ऐसे ऑप्शंस आपके सही होंगे। बात करें लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ये वाला ऑप्शन सही होगा। डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ कराई जाए, बच्चों को विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप आयोजित किए जाए, ऐसे ऑप्शन सही होंगे। ये सब अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग उद्देश्य है, जहाँ पर इन सबके ऑप्शंस सही माने जाते हैं। जो पैडागॉजिकल एस्पेक्ट है, जो बेसिकली पैडागॉजी है, वो इसी पर बेसिक बेस्ड होती है, जो अलग अलग सिचुएशन पर बेस्ड होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो राइट वन ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। आइए अगले हम क्वेश्चंस पर देखें, या बेसिक क्वेश्चंस तो आपके 30 हो चुके हैं। और हम बात करें ऐसे ईवीएस सेक्शन में भी देखें, सीडीपी में भी हम ईवीएस देख लें। ईवीएस में आपकी बात करें तो वो भी आपका रिलेटेड है इसी से। ईवीएस के भी पीवाईक्यूज कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। ईवीएस में जहाँ तक बेहतर सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो है ट्रेवलिंग मेथड, भ्रमण विधि। बच्चे भ्रमण विधि द्वारा आसानी से सीखते हैं। वहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करेंगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग अनुभविक अधिगम को जोड़ देगा। क्लियर? लर्निंग बाय डूइंग तो हो ही गया। एक्टिविटी मेथड जो बेसिकली एक्टिविटी पर बेस्ड है, क्रियाकलाप विधि द्वारा। तो ये सब अलग अलग तरीके के ऑप्शंस होंगे जहाँ पर आपके ऑप्शंस सही जाते हैं पैडागॉजी एस्पेक्ट में। तो पैडागॉजी भी इसी पर बेस्ड है। पैडागॉजी के क्वेश्चन तो सीटेट में पूछे ही जाते हैं सारे सेक्शंस में, चाहे आप लैंग्वेज सेक्शन ले लीजिए, आपका ईवीएस ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी का पोर्शन लेंगे, सब में क्वेश्चंस के इस लेवल पर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चंस ये समझ आ रहे होंगे। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगभग हमने क्या किया है, कितने क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली है। तो क्वेश्चंस आपके बने हैं 30, जहां पर हमने इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को हम यहीं पर रखेंगे और मिलेंगे अगले सेशन में अगले नए क्वेश्चंस के साथ। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।